क्या आप लोग जानते हैं कि ग्लोबली जो पूरा स्पोर्ट्स सेक्टर है वो $620 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है और हमारी इंडियन प्रीमियर लीग जो हाल ही में स्टार्ट हुई है वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल लीग्स में से एक है और उसकी जो पोजीशन है वो 4th है विद अ रेवेन्यू ऑफ $7 बिलियन। अगर हम उससे पहले की जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशंस हैं उनकी बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है नेशनल फुटबॉल लीग विद द रेवेन्यू ऑफ $10.8 बिलियन। सेकेंड पोजीशन पे है मेजर लीग बेसबॉल रीड विद द रेवेन्यू ऑफ $10 बिलियन एंड थर्ड पोजीशन पे है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन विद $8 बिलियन। कल IPL का पहला मैच देखते हुए आई वॉज वंडरिंग कि ये जो पूरा मैच है, जो IPL पूरी लीग स्टार्ट हुई थी, अब ये गेम तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पर भी। अगर हम 2021 की बात करें तो इस 60 दिन के टूर्नामेंट ने $182 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन इकोनॉमी को और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 2022 के अंदर $11 बिलियन थी। और IPL से कितना बिजनेस मिलता है ये तो हम इसी बात से समझ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी IPL को फ्री में स्ट्रीम करने वाले हैं आफ्टर पेइंग $2.7 बिलियन। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि IPL के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो कैसे दिए जाते हैं, कैसे जो उसके ओनर्स हैं यानी BCCI जो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज भी कराती है और ओनर भी है, वो प्रॉफिट कैसे कमाती है और IPL के अंदर ये जो पूरा ऑक्शन होता है प्लेयर्स का वो आखिर होता कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस टीम के पास कौन सा प्लेयर जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। तो इस साल जो ऑक्शन हुआ था ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का उसे 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया था। पैकेज A जो था वो था फॉर डोमेस्टिक टेलीविजन राइट्स, पैकेज B था फॉर डोमेस्टिक डिजिटल राइट्स, पैकेज C वॉज फॉर द डिजिटल राइट्स ऑफ 18 नॉन एक्सक्लूसिव मैचेस एंड पैकेज D वॉज फॉर द इंटरनेशनल TV एंड डिजिटल राइट्स। अगर हम पैकेज A की बात करें तो वो मिल गया है स्टार स्पोर्ट्स को, उन्होंने रिन्यू किया है अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेलीविजन राइट्स बाय विनिंग दिस पैकेज A। उसके बाद चलते हैं हम पैकेज B एंड C पर जो मिल गया है वाईकॉम 18 को, और वाईकॉम 18 ने अनाउंस किया है कि वो स्ट्रीम करेंगे IPL को फॉर फ्री वाया इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और जिसकी फीड जो है वो 12 लैंग्वेजेस में होंगी एंड इन 4K रिजोल्यूशन। और ये जो वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन पैरामाउंट ग्लोबल एंड अंबानीज कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और वाईकॉम 18 टारगेट कर रही है कि IPL के जो ये मैचेस हैं उन्हें 550 मिलियन से भी ज़्यादा लोग देखेंगे, इसीलिए वो इसे फ्री में जो है स्ट्रीम करेंगी ताकि जो जियो सिनेमा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे चल के सब्सक्राइब कर सकें। ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है। रिलायंस की जो टैक्टिक है वो काफ़ी पुरानी है। जैसे ही वो कोई नए बिज़नेस के अंदर आते हैं तो वो जो अपनी प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी कम रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल FMCG के अंदर आप जाओगे तो उनकी जो भी प्राइसेस जियो मार्ट पर अवेलेबल है वो बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है और ऐसा ही वो टारगेट कर रहे हैं अपने जियो सिनेमा के साथ। वो IPL को फ्री में स्ट्रीम करेंगे ताकि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जियो सिनेमा पे आ सके। इससे क्या होगा, जो हॉटस्टार है, जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है, उसको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। और सेम स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी विद दी मोबाइल सर्विसेज जिसे वो ऑफर कर रहे थे एट अ प्राइस फार बिलो दी कॉम्पिटिशन, रिजल्टिंग इन साइनिंग अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एंड पुटिंग राइवल्स आउट ऑफ बिजनेस। तो हम इससे ये तो समझ गए कि IPL के अंदर काफ़ी सारा बिजनेस है, मगर इसके जो ओनर्स हैं वो पैसा कमाते कैसे हैं। ये जो पूरी इंडियन प्रीमियर लीग है एक्चुअली ये क्रिकेट फेस्टिवल नहीं है बल्कि बिजनेस है। जो फ्रेंचाइजेज़ हैं वो लाखों करोड़ों खर्च करती हैं ऑन प्लेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करें इन मैचेस के अंदर। बट आई वॉज वंडरिंग कि ये लोग पैसा कमाते कैसे हैं, इन्हें फ़ायदा क्या होता है IPL में इतने लाखों करोड़ों के प्लेयर्स को ऑक्शन में ख़रीदने का। अब हम ये समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से ज़रिए हैं जिससे पैसे कमाए जाते हैं। सबसे पहले हैं टाइटल स्पॉन्सर्स। तो जो BCCI है इट अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दीज स्पॉन्सर्स। अगर हम 2023 की बात करें तो इस साल के जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं वो है टाटा, इसीलिए हम इसे टाटा IPL भी कहते हैं। एंड ऑफिशियल पार्टनर्स इंक्लूड Dream11, क्रेड, अपस्टॉक्स, रुपे,
विजिट सऊदी एंड हर्ब लाइफ। इसके अलावा पेटीएम, अरामको एंड सीट हैव ऑल्सो पार्टनर्ड फॉर दिस सीजन। अब हम समझ लेते हैं कि इस तरीके से आखिर पैसा जनरेट कैसे होता है। सो अ सर्टेन परसेंटेज, यूजुअली अबाउट 60% ऑफ ऑल द मनी जो कि बीसीसीआई जनरेट करती है इन टूर्नामेंट से, स्पॉन्सर्स से, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द आईपीएल फ्रेंचाइजेस। और ये गारंटीड अमाउंट होता है जो सारी फ्रेंचाइजेस को मिलता है, हर साल मिलता है। सेकेंड इज टीम स्पॉन्सर्स। सो आईपीएल में जितनी भी टीम्स हैं सबके अपने सेपरेट स्पॉन्सर्स हैं। तो जो भी प्लेयर आपको जर्सी पहने हुए दिखेंगे उस पर जो भी नेम रिटन होता है जिस भी कंपनी का होता है, इन दैट केस दैट टीम इज स्पॉन्सर्ड बाय दैट कंपनी हु आर अ ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फ्रेंचाइजेस। थर्ड इज होम गेम्स। सो हर फ्रेंचाइजी का एक होम ग्राउंड होता है जिसे असाइन किया है बीसीसीआई ने। फॉर एग्जाम्पल जो वानखेड़े स्टेडियम है, इट इज़ द होम ग्राउंड फॉर मुंबई इंडियंस। सो वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जब भी कोई मैच होता है, उस मैच के लिए जितने भी टिकट्स बिकते हैं वो किसके पास जाते हैं? वो आईपीएल फ्रेंचाइजेस के पास जाते हैं। फोर्थ इज मर्केंडाइज प्रोडक्ट्स। तो जब हम फैंस को देखते हैं कि वो स्टेडियम में सेम उस टीम की जर्सी पहन के बैठे हुए हैं, चाहे वो सीएसके हो या किंग्स 11 पंजाब हो या मुंबई इंडियंस हो, तो वो जो टी शर्ट है, वो जो जर्सी है, चाहे वो कैप हो, तो इस तरीके के प्रोडक्ट से जो भी पैसा आता है वो आईपीएल फ्रेंचाइज के पास जाता है। एंड लास्टली आर दी अदर सोर्सेज। तो जो चैम्पियंस होते हैं आईपीएल के, जो इस आईपीएल को जीतते हैं, उन्हें 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें बाकी सोर्सेज से। And the IPL franchises also earn some money in player trades in the trading window in case the new franchise is paying the player more than the old franchise। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है ऑक्शन। कि जो IPL की पूरी टीम है ये कैसे बनती है, कैसे पूरा ऑक्शन का प्रोसेस होता है। IPL का जो ऑक्शन है उसे BCCI ऑर्गेनाइज करता है हर साल। सो इट इज़ डन जस्ट वीक्स बिफोर द IPL। इसके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल के अंदर खेलना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है। बीसीसीआई ये लिस्ट बनाती है जिसमें हर प्लेयर का नाम होता है कि कौन कौन इंटरेस्टेड है खेलने में, क्योंकि इसी बेसिस पर जो फ्रेंचाइजेज़ हैं वो अपना स्ट्रैटेजी तैयार करती हैं कि उन्हें अपनी टीम के लिए कौन कौन से प्लेयर्स चाहिए। अगर हम इस साल के आईपीएल की बात करें तो इन टोटल 991 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया था ऑक्शन के लिए, जिसमें से 277 ओवरसीज़ प्लेयर्स थे एंड 714 वर इंडियन प्लेयर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्शन में क्या है, जितनी मर्जी उतनी बोली लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं है। हर टीम को एक बजट दिया जाता है और उन्हें उसी बजट के अंदर अपने प्लेयर्स को खरीदना होता है। इस साल का जो बजट था वो था 95 करोड़, यानी पिछली बार से 5 करोड़ ज़्यादा। लेकिन कभी भी ये सारी फ्रेंचाइजेज जो हैं वो अपना सारा पैसा खर्च नहीं करती। दे रिटेन सम मनी बिकॉज दे रिटेन सम प्लेयर्स। सो ये तो बात हो गई कि ऑक्शन के स्टार्ट होने से पहले क्या क्या करना पड़ता है। जो प्लेयर्स हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है कि वो आईपीएल खेलना चाहते हैं, और ये पूरी टेबल तैयार की जाती है ताकि जो फ्रेंचाइजेज हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर सकें। अब जिस दिन ऑक्शन होता है उस दिन क्या होता है, ऑक्शनियर जो है वो प्लेयर्स का नेम अनाउंस करता है और जो टीम्स हैं वो बिडिंग करनी चालू कर देती हैं। हर क्रिकेटर का जो ऑक्शन होता है वो डिपेंड करता है उनकी बेस प्राइस पर, और ये बिडिंग तब तक कंटिन्यू की जाती है अंटिल द ऑक्शनियर डिक्लेयर्स द प्लेयर सोल्ड। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ प्लेयर्स अनसोल्ड रह जाते हैं। इन दैट केस ऑक्शनियर क्या करता है, टीम्स को एक ऑप्शन देता है कि वो लिस्ट करें कि कौन से अनसोल्ड प्लेयर्स के अंदर वो इंटरेस्टेड है। इससे क्या होता है, जो अनसोल्ड प्लेयर होता है उसे एक और चांस दिया जाता है विच इज़ अ सेकेंड चांस। और इस सेकेंड चांस पे क्या होता है, जो उनकी बेस प्राइस होती है वो और कम कर दी जाती है विच इज़ लोअर टू हाफ ऑफ वॉट इट वॉज ओरिजिनली। बट अगर सेकेंड टाइम के अंदर भी वो जो प्लेयर है वो अनक्लेम्ड रह गया, इन दैट केस द प्लेयर विल बी कंसिडर्ड अनसोल्ड। अगर हम 2023 की बात करें तो इस साल इंग्लैंड के जो सैम क्यूरन हैं वो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स ने उन्हें 18.5 करोड़ के अंदर खरीदा है।
उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ पे ख़रीदा है। और उसके बाद आते हैं बेन स्टोक्स, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ के लिए खरीदा है। अब आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हो सकता है, वो होता है कि ये बेस प्राइस है क्या, क्योंकि ये बेस प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कि उस क्रिकेटर को कितनी प्राइस पे बेचा जाएगा, कितनी प्राइस पे उसकी जो बिडिंग है वो होगी। बेस प्राइस बेसिकली लोएस्ट अमाउंट होता है दैट एन आईपीएल टीम मस्ट ऑफर फॉर अ प्लेयर। सो आईपीएल का ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले जो प्लेयर है वो डिसाइड करता है एक प्राइस और सबमिट करता है बीसीसीआई को अलॉन्ग विद अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। और उसके बाद ही बोर्ड उस प्लेयर को अलाउ करता है कि वो कॉम्पीट कर सकता है इस टूर्नामेंट के अंदर। और ये जो अमाउंट जिस पे प्लेयर को खरीदा जाता है वो ही उस प्लेयर की सैलरी बन जाता है। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेस प्राइस है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि जो प्लेयर का ऑक्शन है वो कैसे होगा। और ये जो बेस प्राइस है वो प्लेयर खुद डिसाइड करता है कि उसे जो लगता है वो कैसा खेलता है, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे वो प्राइस डिसाइड करता है। तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो अपनी बेस प्राइस काफ़ी हाई रखते हैं, और जो नए नए आए हैं, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो अपनी बेस प्राइस काफ़ी लो रखते हैं। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि जो प्लेयर को रिटेन करने की पॉलिसी है वो क्या है। तो जब भी प्लेयर किसी टीम के साथ जुड़ता है तो वो एक 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वो साइन करता है फ्रेंचाइजेस के साथ। एंड ईच टीम कैन रिटेन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 प्लेयर्स, आउट ऑफ विच दे कैन सेलेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 3 इंडियन प्लेयर्स और अ मैक्सिमम ऑफ 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स। और जो 3 इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्हें रिटेन किया जा रहा है, दे कैन ऑल बी कैप्ड और अनकैप्ड और अ मिक्स ऑफ बोथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर्स क्या है, सो लेट मी एक्सप्लेन। कैप्ड प्लेयर्स बेसिकली इंडियन प्लेयर्स होते हैं हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया सीनियर्स टीम इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम एटलीस्ट वंस। उसके बाद जो इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स होते हैं वो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं इन द इंडियन फर्स्ट क्लास सर्किट, जिन्होंने कभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया होता है। और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, वो होती है फॉरेन और ओवरसीज प्लेयर्स। ये नॉन इंडियन प्लेयर्स होते हैं जो कि फॉल करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, विच कैन बी अ कैप प्लेयर, एन अनकैप प्लेयर और अ प्लेयर फ्रॉम एन एसोसिएट क्रिकेट नेशन। सो बेसिकली सिर्फ इसे नाम के लिए डिवाइड किया है, इससे प्लेयर के ऑक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। The only place where the player type affects is the team squad. So ये जो टीम स्क्वाड होती है उसमें मैक्सिमम 8 फॉरेन प्लेयर्स हो सकते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स ही जो हैं एक मैच के अंदर खेल सकते हैं। तो जो 11 की टीम बनती है उसमें से सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स ही खेल सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बाकी के 4 नहीं खेल सकते। बट आई वॉज वंडरिंग कि ये सब ऑक्शन तो हो गया, चलो ठीक है, सब प्लेयर्स बढ़ गए, अपनी अपनी टीम्स में चले गए, लेकिन उन बेचारे प्लेयर्स का क्या जो कि अनसोल्ड रह गए। तो उनको इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास एक मौका और आता है। इमीडिएटली नहीं, लेकिन बाद में आ सकता है। वो ऐसे कि वो प्लेयर्स जो कि अनसोल्ड रह जाते हैं फर्स्ट राउंड में, दे हैव द चांस टू गो बैक टू द पॉट एंड कैन बी बॉट बाय द फ्रेंचाइजेस इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। और ये जो राउंड्स हैं वो तब तक चलते रहते हैं जब तक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है टीम की वो फुलफिल ना हो जाए। And these unsold players can also be sold in the accelerated bidding round. So this was all about IPL auction. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.